बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा, संसद को ठप करने का षड्यंत्र। कांग्रेस कह रही है कि भला कोई राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति भी ना बनाए। बीजेपी कह रही है कि यह उनकी रणनीति नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर को डीरेल करने की साजिश थी। बड़ी अजीब स्थिति है, रणनीति या षड्यंत्र, दोनों के बीच की लक्ष्मण रेखा आखिर क्या है? विपक्ष में बैठी पार्टी कहां तक जाए कि संसद का कामकाज में गैर जरूरी खलल भी पैदा ना हो और उसकी बात भी देश के सामने आ जाए। लेकिन यहां भी जिम्मेदारी दूसरे पक्ष यानी सत्ता पक्ष पर भी आती है कि क्या वो विपक्ष को वो स्पेस देने के लिए तैयार है जिसका वो हक रखता है। जाहिर है हाल के दिनों में लक्ष्मण रेखा लांघने की आदत दोनों तरफ से दिखी है। आज की चर्चा इसी पर कि हम जनता के पैसे से चलने वाली संसद को कौन चलाना चाहता है और कौन उसे नहीं चलने देता। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर संसद ठप करने के लिए सीक्रेट प्लान बनाने का आरोप लगाया है। 32 पन्नों के पुलिंदे को बीजेपी डोजियर करार दे रही है, वहीं कांग्रेस इसे फर्जी कह रही है। जिस संसद पर देश के गणतंत्र को गुमान है, उसमें होने वाले हंगामे को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल देश की जनता ने नहीं बल्कि सत्ता पर काबिज बीजेपी ने उठाए हैं। 32 पन्नों के इसी दस्तावेज के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर संसद को ठप करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पहले ये डोजियर सिर्फ कुछ टीवी चैनलों पर सरेआम हुआ, बाद में बीजेपी के प्रवक्ता इसे सबूत के तौर पर लेकर सामने आ गए। तमाम टेलीविजन चैनल्स में जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, हमने भी वो प्राप्त किया है। कांग्रेस किस प्रकार से जो भारत के संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है उसको बाधित करने के लिए षड्यंत्र रच रही है, उसको बाधित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है, एक सुनियोजित ढंग से वह हम सबके सामने आया है। कांग्रेस को कलंकित करने की कोशिश हुई तो जवाब इधर से भी दिया गया। कांग्रेस ने पन्ने के पुलिंदों को न सिर्फ फर्जी बताया बल्कि बीजेपी की नीयत पर भी सवाल उठाए। एक बुखलाई, झुंझलाई और घबराई भारतीय जनता पार्टी फर्जी कागज कुछ एडिटर्स को भेजकर झूठी खबरें चलाने के धंधे में व्यस्त है। बताया जा रहा है कि 32 पेज के इस पुलिंदे में मॉब लिंचिंग, सहारनपुर दंगा, मध्य प्रदेश में किसानों की मौत, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, कत्ल खाने बंद करने, भारत चीन में तनातनी, पाकिस्तान के साथ सीमा पर गोलीबारी और गुजरात में जीका वायरस जैसे मुद्दों का जिक्र है। स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन सभी मुद्दों को हेड पॉइंटर के साथ विस्तार में लिखा गया है ताकि संसद में सरकार को घेरा जा सके। अब सच क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन बीजेपी इसे साजिश बता रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल तो बन ही जाते हैं। मसलन, क्या कोई पार्टी संसद सत्र के लिए अपनी तैयारी नहीं करेगी? क्या सरकार को देश में हो रही बड़ी घटनाओं पर घेरने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है? अगर विपक्ष मुद्दों की तैयारी नहीं करेगा तो चर्चा कहां से होगी? देखना यह होगा कि इरादा सिर्फ संसद ठप करने का है या मुद्दों पर सरकार को घेरने का। भले ही ऐसा करते हुए संसद ठप क्यों ना हो जाए। लोकतंत्र और संसद की मर्यादा का तकाजा यही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए इसे बारीकी से समझे, वही विपक्ष सदन को चलाने में यकीन रखे, न कि सिर्फ हंगामे में। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो आपको बताएं कि संसद जब सत्र चलता है, हर मिनट का खर्च है 2.5 लाख रुपए।
तो जब संसद ठप होती है तो ये 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का नुकसान तो होता ही है, लेकिन इस संसद ठप करने की वजह से जो बिल अटकते हैं उससे जो इकोनॉमी को, देश को, समाज को नुकसान होता है उसको तो आंकना बहुत कठिन है। ये शायद 2.5 लाख से कई गुना ज्यादा है। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। आरपी सिंह साहब हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, आदिल सिंह बोपराय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, और संजय कपूर हैं, एडिटर हार्ड न्यूज के। आप सभी का स्वागत है। कुछ और मेहमान भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आरपी सिंह साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज बीजेपी जिसे कांग्रेस का डोजियर बता रही है उसके बारे में पहले आप बताइए, क्या है ये? देखिए, हमारे पास ये जानकारी सुबह टीवी चैनलों के माध्यम से आई कि कांग्रेस किसी प्रकार भी सत्र को रोकना चाहती है और वो सब इशू पहले उठाना चाहती हैं जो देश को बांटते हैं, जो देश में जो आपस में मतभेद पैदा करते हैं, जहाँ ऐसे विषय जिससे कि देश की जो हमारी सुरक्षा है उसको लेकर, विषयों को लेकर जिससे कि नुकसान हो सकता है, उन विषयों को लेना चाहती है। देश के जो अभी पहले एजेंडाज हैं, जो पहले जरूरत के काम हैं, जो पेंडिंग बिल्स हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटी कश्मीर में लागू हुआ, वहां पर उन्होंने किया, उसको लागू करने के लिए यहाँ पर एक हमको रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। एक विसल ब्लोअर एक्ट पेंडिंग है कई दिनों का, वो लागू होना चाहिए। इसी प्रकार आरबीआई को और पावर्स देने की जरूरत है कि वो बैंक्स के साथ डील कर कर उनकी चिंता करे किस प्रकार हो। ये भी जरूरत है कि ये जो ब्राइब करप्शन के ऊपर जो बिल है, इसमें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल है, जिसमें कि जो ब्राइब गिवर है उसके ऊपर भी वो सब चीजें लागू हों। ठीक है, ये विषय चर्चा के हैं। मैं तो आपको ऐसे 10 चीजें और बना सकता हूं जो जिन पे विषय होने चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि आज जो सिटीजन हमारे बहुत सारे बिल हम मान के चल रहे हो, तमाम बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिख जो सर, हाँ, और वो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं। हाँ। वो देश के इकोनॉमिक एजेंडा को, देश के बाकी एजेंडा को आगे ले जाने की जरूरत है। और हम ये नहीं कह रहे आप चर्चा मत करिए, आप सारे विषयों पे चर्चा करिए, और आज भी चर्चा हुई है। चर्चा करने में कोई नुकसान नहीं है, परंतु आप जिस प्रकार से गतिरोध पिछले दिनों में होता रहा, उस गतिरोध के कारण से आप चर्चा करना चाहते हैं, और देश में जो एक इकोनॉमिक एजेंडा का जो एक पूरा मोमेंटम चल रहा है, उस पर एक अपना हैंड ब्रेक लगाना चाहते हैं। सिंह साहब, आपने कहा कि देश को बांटने वाले विषय कांग्रेस उठाना चाहती है, जरा बताइए कैसे विषय? उदाहरण के लिए, अगर वो बार बार एक नया नैरेटिव देश में क्रिएट कर रही है लिंचिंग को लेकर, और वो हमारे कारण से नहीं है, प्रधानमंत्री जी स्पष्टता से कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, भैया जो गौ विजिलेंटे के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे जो लिंचिंग करेगा वो देश का दुश्मन है, वो गौ रक्षक नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा बयान प्रधानमंत्री का कोई, यानी अगर 3 बार प्रधानमंत्री बोले तो मुद्दा तो है ही, 3 बार प्रधानमंत्री बोले हैं तो मुद्दा तो है ही, तो विपक्ष ना इस पर सवाल उठाए ना, कब ना उठाए, परंतु उसके कारण से गतिरोध ना क्रिएट करे ना। उसके कारण से ये स्ट्रेटेजी ने बनाया कि हमने सदन चलने नहीं देना। को पहले भी हुआ ना, पिछले सदनों में क्या हुआ, हमने सदन नहीं चलने देना। हम कह रहे हैं आप मुद्दे उठाइए, मुद्दे उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, और परंतु उसके साथ साथ जो सदन की बाकी कार्रवाई है वो भी हो, जो बाकी जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो भी क्लियर हो, उन पे भी चर्चा हो, उन विषयों पे भी आया जाए कि करप्शन कैसे रोकी जाए देश के अंदर। वो जो ब्राइबरी एक्ट है, जो जिस कारण से लोग जो रिश्वत देता है उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाए, उस पर भी चर्चा हो ना। जो बाकी मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा हो, आप इस मुद्दे पे भी चर्चा करें, पर आपकी प्रायोरिटी क्या है ये तय करने की बात है। आप सत्ता में थे तब भी आप इसी प्रकार की राजनीति करते थे कि आप मिनॉरिटी ट्रीटमेंट के नाम पर देश को बांटने के चक्कर में थे। आज आप एक नया नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि एक मिनॉरिटी के दिमाग में एक हवा खड़ा कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, हमारे साथ आदिल सिंह, जवाब दीजिए। आरोप आप पर यह है, आपकी पार्टी पर, कि ये जो 32 पन्नों की जो लिस्ट है ना, ये कहीं ना कहीं संसद में काम ना हो, संसद में हंगामा हो, और देश को बांटने वाले जो मुद्दे हैं उनको उठाकर आप काम ठप करना चाहते हैं और संसद का कीमती समय बर्बाद करना चाहते हैं। सोनी साहब, जो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पीएचडी की है फर्जी दस्तावेज बनाने में, वीडियोस और इमेजेस, ये तो देश के आगे है ही। आज इतनी ऐसी स्थिति आ गई है बीजेपी की, ये बौखला गई है। देश में स्थिति इतनी बदतर है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि देश आप क्या कह रहे हैं कि वो 32 पन्नों का डॉक्यूमेंट फर्जी है? मेरी बात सुन लीजिए सोनी साहब।
देश के आगे आज बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश को पीड़ा दे रहे हैं। हम पीड़ित हैं, देश के नागरिक बहुत सारे मुद्दों से पीड़ित हैं। विपक्ष का ये कर्तव्य है, मैं ये फिर से रिपीट करता हूं, हमारा कर्तव्य है कि सरकार से जवाबदेही मांगे, सरकार से सवाल पूछे। आज देश के आगे में मुद्दे तो बहुत है, पर मैं आपको कई चंद मुद्दों के बारे में बताता हूं। आज आप देख लीजिए जो किसानों के साथ जो उनकी पीड़ा है, हर रोज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। धर्म, ये गौ रक्षक का आप देख लीजिए, लोगों की हत्या की जा रही है गऊ के नाम पे। हम गऊ का हम पूछते हैं, पर गऊ के नाम पे जो हत्या हो रही है उसका हम निंदन करते हैं। बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए आप, कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है, उधर स्थिति इतनी गंभीर है। ऐसा कोई दिन नहीं जहां हमारे सैनिक, हमारे सिविलियंस। एक सेकंड आदिल जी, आप सिक्किम में मुद्दा देख लीजिए, जो चाइनीज के साथ ये स्टैंड ऑफ है। आपने बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा कहा, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगे। आदिल जी, आपने बढ़ती बेरोजगारी का एक मुद्दा है, निश्चित तौर पर मुद्दा है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी क्या उन 32 पन्नों में थी? क्या यह मुद्दा था? क्या बेरोजगारी का मुद्दा उन 32 पन्नों में था? क्या बिल्कुल था। सारे मुद्दे हैं जी। नहीं, आप सही से बताइए, देश आपको सुन रहा है। सारे मुद्दे हैं उन 32 पन्नों में, तो बताइए कितने नंबर पन्ने पर था? कितने नंबर पन्ने पे है? आप मुझे ये बताइए, मेरी बात सुनिए आप, सोनी साहब, मेरी आप बात सुनिए। आप बताइए, ये आज हिंदुस्तान में हकीकत नहीं है कि गऊ के नाम पे लोगों की हत्या की जा रही है? कौन राजनीति खेल रहा है? जब महेश शर्मा दादरी मर्डर एक्यूज के फ्यूनरल में जाता है, उन्हें संबोधन करते हैं, नारे लगाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि पहलू खान के साथ जो हुआ सही हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो गऊ की हत्या करता है उसे आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, ये कांग्रेस पार्टी जो हो रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर गलत हो रहा है। जब संघ और उनके एफिलिएट्स, क्या कि संसद को चलने न दिया जाए? तो गलत हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है सोनी साहब, ये हमारा तो फर्ज बनता है और हम ये मुद्दे उठाते हैं। आदिल साहब, आप खुद मेरे साथ कई बार ऐसी चर्चाओं में बैठ चुके हैं, तो हम अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, इन 32 पन्नों में एक भी मुद्दा ऐसा क्यों नहीं था जो देश की इकोनॉमी की बात करे, देश के असली समस्याओं की बात करे? ठीक है, मॉब लिंचिंग एक बड़ा इशू है, उस पर लगातार बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी 3 बार बोल चुके हैं, लेकिन जब 32 पन्नों का डोजियर बनता है, एक भी मुद्दा, उसमें एक भी मुद्दा ऐसा क्यों नहीं था जो देश को आगे ले जाने के लिए एक प्रोडक्टिव रोल अपनाए? बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं था उसमें? गरीबी का मुद्दा क्यों नहीं था उसमें? उसमें जो जीएसटी है उसको लेकर कोई बात क्यों नहीं की गई? अभी भी कई राज्यों में हड़ताल चल रही है, वो मुद्दा क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में किसानी लगभग 60% है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने आप सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि हर साल हमारे 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये इकोनॉमी से लिंक नहीं है क्या? आप बताइए, अगर 12,000 हमारे किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी से लिंक नहीं है? किसानों की आप हालत देखिए, मंदसौर में देखिए क्या हुआ, मंदसौर में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ है, किसानों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं और ये आके हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए आज। ठीक है, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। किसानी 60% है मेरे भाई। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। 60% है हिंदुस्तान की इकोनॉमी का। आरोप आप पर भी लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये विषय नहीं है। किसानी हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। जो किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं उस पे कांग्रेस पार्टी मुद्दा को उठाए ना, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। और जब तक हम हैं, हम यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की ओर से सिर्फ बदनाम करने की साजिश है और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो देश के जुड़े मुद्दे हम तो उठाएंगे। मैं सुन पा रहा हूँ, पर मैं चाहूंगा जैसे जब वो बोले थे मैं नहीं बोला, 2 मिनट सुन लीजिए। अभी जब आपने पूछा कि आपने इकोनॉमिक इशू क्या उठाया, आपने गरीबी का इशू उठाया, आपने बेरोजगारी का इशू उठाया, उन्होंने कहा नहीं ये इशू नहीं, हमारे किसी पेज पे वो बता नहीं पा रहे किस पेज पे वो है, नहीं है, वो उन्होंने उठाया ही नहीं, उनके जो एजेंडा में वो है ही नहीं कि हम देश की जो डेवलपमेंट के इशू लेकर आए। वो कह रहे हैं फर्जी। अब वो देखिए खुद फंसे बैठे हैं। आज जो मैं कह रहा हूँ ये कह जाए अपने इस चैनल के क्यों फर्जी है कागज, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ इस बात को लेकर, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, क्योंकि अभी खुद इन्होंने अपनी अभी बात करते करते कहा नहीं वो हमारा वहां नहीं मुद्दा, वहां मुद्दा है, वहां नहीं मुद्दा। तो असल में ये फंस गए हैं। इन्होंने सोचा था कि हम किस प्रकार से इस बार पार्लियामेंट नहीं चलेंगे, इस प्रकार पहले पार्लियामेंट नहीं चलेंगे। मैं वापस कह रहा हूँ, गौ रक्षा के नाम पर, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, गौ रक्षा के नाम पर
जो लिंचिंग करता है, जो हत्या करता है, वो गोरक्षक नहीं हो सकता। वो गाय की रक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता जो गाय के नाम पर हत्या करेगा। और ये मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कई बार ओपनली कह दिया। उसके बाद मैं माफी चाहता हूं, इन्होंने अयूब पंडित के बारे में लिंचिंग के बारे में तो कभी नहीं कहा। इन्होंने हमारा एक लेफ्टिनेंट के वहां पर लिंचिंग, अरे आदिल साहब सुन लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। अभी आपने कहा, मैंने आपको सुना ना, आप वहां पर हमारा एक लेफ्टिनेंट फयाज मारा जाता है, वो भी अब हमें पता नहीं लिंचिंग से मारा गया कैसे मारा, परंतु मारा गया, वो शहीद हुआ हमारा। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल, इनके एजेंडा में आएगा। मैं ये जो कहना चाहता हूँ, ये एक सोचा सज्जा नैरेटिव बनाया जा रहा है। जब ये सत्ता में थे तो ये इस प्रकार का नैरेटिव बनाया इन्होंने कि इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि मिनॉरिटीज का पहला हक है देश के ऊपर। दोस्त, आप जब 70 साल तक 30,000 गांव तक बिजली, 18,000 गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाए, तो किस चीज का हक है? अगर बिजली पहुंची सबको तक पहुंची, नहीं पहुंची। वो हमने आकर कोशिश की, हमने लगभग 13,500 तक पहुंचाई और अगले साल तक हम 18,000 तक पहुंचाएंगे। आज लगभग 2.5 करोड़ बहनों को गैस का चूल्हा मिल पाया। आजादी के 70 साल बाद भी उनको वो लकड़ी से या गोहे से अपनी चूल्हा जलाना पड़ता था। ये हमारी गलती नहीं है, ये एजेंडा की बात करते हैं। आज हर गरीब आदमी का अपना एक खाता खुल गया, बैंक खाता खुल गया। इनके रहते तो कभी एक गरीब आदमी बैंक के दरवाजे नहीं आ पाया। इन्होंने तो बड़ा काम नाम लेते थे बैंक का कि हमने गरीबों को बड़ी चिंता करी। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुद्दे और बड़े हैं। ये सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मुद्दा करना था, उठाना है तो वाटर कैसे लिंक, रिवर वाटर कैसे लिंक करें, उस मुद्दे पे बात करें। हाँ, उस मुद्दे की बात करने की जरूरत है। अगर करना है तो मुद्रा योजना को और कैसे तीखा बनाएं, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। अगर 7.5 करोड़ लोगों तक मुद्रा योजना से लोन गया है, उसको और कैसे उसको अच्छा इम्प्लीमेंट करें, उसकी चर्चा करने की जरूरत है। अगर रोजगार, बेरोजगारी की बात करें, ठीक है, इनके लिए वो मुद्दा नहीं है। इन्होंने नया नैरेटिव बनाना शुरू किया। सुनिए, इन्होंने नया नैरेटिव बनाना शुरू किया सरकार के खिलाफ कि ये सरकार मिनॉरिटी के खिलाफ, ये सरकार मिनॉरिटी के खिलाफ। ठीक है सिंह साहब। संजय कपूर जी भी हमारे साथ है, एडिटर हार्ड न्यूज। संजय जी, आपने दोनों पक्ष की बात सुनी है, लेकिन एक देखिए, एक बहुत ही महीन रेखा है। अगर विपक्ष मुद्दे न उठाए तो समस्या, और मुद्दे उठाने के बाद हंगामा हो, संसद ठप हो जाए तो वो आरोप अलग है। इस डॉजियर को, जिसे डॉजियर कहा जा रहा है, आपने भी देखा होगा, आप किस तरह से देखते हैं इसको? मुझे तो पूरा मजाक लगता है कि इस तरीके से विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसका माखौल उड़ाया जा रहा है। अगर डॉजियर बनाया है तो ये टॉकिंग पॉइंट्स की तरीके से होगा कि एमपीज क्या बात करें, किस तरीके से मुद्दे उठाएं। और अगर उसको बीजेपी, जो कि विपक्ष में इतने सालों तक रही, उसको नकार रही है, तो मुझे लग रहा है कि उनका जो पूरा नज़रिया है राजनीति और विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो बदल गया है। जब है ना विपक्ष में थी तो बीजेपी पूरी तरीके से वॉकआउट करा करती थी। और अरुण जेटली जी का एक है ना उसके बारे में वक्तव्य मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि अगर वॉकआउट कर रही है और वो कर रही, तो ये भी एक तरीके का ऑपोजिशन है जो कि कर रहे। मैं इससे पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूँ कि आप अगर पार्लियामेंट में अगर कोई चीज़ से असहमत हैं और आप वॉकआउट कर रहे हैं, तो आप एक देश को संदेश दे रहे हैं कि इस माहौल के अंदर आप कई सारा काम नहीं कर सकते। इस समय देश के सामने कई सारी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। चाहे चीन इस समय बहुत ही आक्रामक मुद्रा में हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है। दूसरी बात, ये लिंचिंग वगैरह का बहुत ना काफ़ी संगीन मामला है जो कि दुनिया भर में हमारी छवि को ख़राब कर रहा है। तो ये सब मुद्दे अगर पार्लियामेंट में नहीं उठेंगे तो क्या उठेंगे? और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि ये सब मुद्दे उठाए और बहुत ना कहने मतलब कि बेबाकी के साथ उठाए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका जवाब दे और इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करके जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करे। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। जो पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक एडवर्सोरियल, एक ऐसे ऑपोजिशन के सहारे चलती जो कि बार बार उनको सवाल पूछे। और अगर ऑपोजिशन भी वही बात कर रही है जो सत्ता पक्ष में लोग कर रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक हो जाएगा। तो हमको ऐसी स्थिति तो आने नहीं देनी चाहिए। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि इस तरीके का मुद्दा बीजेपी ने उठाया कि टॉकिंग पॉइंट्स को बना के कि एक षड्यंत्र की तरीके से पेश किया जा रहा है। अगर कांग्रेस से ना किसी तरीके से बॉयकॉट करती है तो उनकी छवि खराब होती है। अगर आपको याद हो तो शुरुआत के दिनों में जब 2014 में ये बहुत काफ़ी समय तक बॉयकॉट करती रही, उसके बाद एक पूरे सब लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि कांग्रेस नेगेटिव है और ना उनको भी इसका आत्मचिंतन करना पड़ा कि हम आगे से बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि कांग्रेस की और सरकार की खासकर जो पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है काफ़ी इम्प्रूव कर गई। पिछले सदन में आप देखिए 99.9% है ना परफॉर्मेंस ठीक रही।
कई सारे बिल पास हुए, काफी है ना, जितनी भी सिटिंग वगैरह देखिए पार्लियामेंट संजय जी, की, वो अपने आप में बहुत अव्वल रही। तो एक जिम्मेदारी आ रही है। ठीक है, ऐसे मुद्दे उठाने जरूरी है, लेकिन क्या कुछ प्रायोरिटाइज करने का तरीका है क्या कि देश के लिए जो इंपॉर्टेंट बिल है, जो पेंडिंग पड़े हैं, एक बड़ा वर्ग जिनका इंतजार कर रहा होता है कि कब ये बिल क्लियर होंगे और चीजों में और क्लैरिटी आएगी, व्यवस्था बेहतर होगी, कानून अच्छे बनेंगे, इकोनॉमी आगे जाएगी, इन सारी चीजों को वेट कराकर हम क्या प्रायोरिटाइज किया जा सकता है क्या कि बाकी सारे मुद्दों पर हम चर्चा करते रहे, संसद उस पर ठप हो जाए और नहीं, देखिए प्रायोरिटाइज, देखिए जीएसटी तो पास किया गया ना, जीएसटी तो पास हुआ ही ना, पूरा पार्लियामेंट में सब सांसद इकट्ठे होकर तो सब लोगों ने जीएसटी का जो महत्व है उसको समझा, उसको पास किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2012-13 में जब कांग्रेस लेके आई थी जीएसटी, तो बीजेपी ने उसका पूरी तरीके से उसको अपोज किया, लेकिन एक लंबा प्रोसेस चला ना कंसेंसस बनाने के लिए, उन्होंने उसको पास नहीं होने दिया। फाइनली जब कंसेंसस बन गया, लंबा प्रोसेस था, तो कहने मतलब कि कोई भी दूध का धुला नहीं है आज की तारीख में। तो ये सब भी बहुत जो इस समय मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे चीन अगर हमलावर की स्थिति में बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, और जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है या डिमोनेटाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं। ऐसी बात होना है कि जो सरकार चाहेगी वही मुद्दे, सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट चलाने की, और वो पार्लियामेंट किसी तरीके से वो जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है, जिस तरीके विपक्ष से बातचीत करती है, उसके माध्यम से चलाएगी वो। परंतु विपक्ष की जो जिम्मेदारी आप उसको नहीं ले सकते। उनका जो नजरिया है कि क्या प्रायोरिटी हो, वो सरकार की प्रायोरिटी से बिल्कुल अलग होगी, और दोनों की एक ही जैसी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आम आदमी की कोई बात नहीं सुनेगा। आज की तारीख में जंतर मंतर पे इतने सारे बच्चे वहां से, जिनके माँ बाप है ना, जिन्होंने आत्महत्या खत्म कर ली, और किसानों के वो वहां पर है ना, उनका जो रुदन देखकर कोई भी आदमी का दिल पसीज सकता है। परंतु अगर वो मुद्दा नहीं उठाया जाएगा और सरकार के ये मुद्दा ना उठा के कोई और करो, तो हम लोग काफी हद तक है ना इनसेंसिटिव हो रहे हैं इस बात। ठीक है, बिल्कुल। अगर गौर करें तो आज शरद यादव ने यही बात 0 आवर में कही कि हमको उठाने की ये जिम्मेदारी है, इसको है ना सदन को हमें रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, स्पीकर उन्होंने जो चेयर पे बैठे हुए थे कुरियन साहब, उनसे कहा, आग्रह किया। ठीक है सिंह साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि हर सत्र के पहले आप लोग भी तो कुछ एजेंडा बनाते होंगे ना, जब आप विपक्ष में रहे होंगे कि इन मुद्दों पर हमको सरकार से सवाल पूछना है। आप लोग क्या इस तरह के लिस्ट नहीं बनाते थे और अपने सांसदों को नहीं देते थे कि इन मुद्दों पर हमको सरकार से सवाल करने हैं? सरकार से सवाल करने में हम भी रोक नहीं रहे, करें ना सरकार से सवाल, पर प्रायोरिटी क्या है, ये बड़ा विषय है। प्रायोरिटी आपका सदन रोकना है, सदन नहीं चलने देना है। तो इस कागज में आप जो देश को बांटने वाले मुद्दे उनको आगे बढ़ाना है, चलने नहीं देना है। जहाँ उन लोगों को सर वापस एक मिनट बात पूरी कर लूं। जहाँ आपने वो मुद्दे भी उठाने हैं जिससे देश आगे बढ़ सकता है। मैंने भी कहा आज बड़ी प्रायोरिटी, इमीडिएट प्रायोरिटी है कि जो जीएसटी बिल जम्मू कश्मीर में हुआ उसको अप्रूवल यहाँ पे भी सदनों में हो, ताकि वो जीएसटी बिल लागू जेएनके वाला पूरे देश के साथ जुड़ सके मामला, वो इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी चीजें भी हों, हम नहीं कह रहे आप उठाइए ना, आपको लगता है कि आपको लिंचिंग का इशू उठाना है, उठाइए, जरूर उठाइए, परंतु आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आपकी प्रायोरिटी होगी नहीं, मैं वापस जो मैं एक मिनट, मेरी बात जो मैंने शुरू में कही आप ध्यान नहीं दिया आपने, एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा, वो देश के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जिस प्रकार अभी से कुछ ऐसा मामला हो कि जैसे कोई मिनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी हो रहा है, परंतु वेस्ट बंगाल के अंदर जिस प्रकार होता है उसके बारे में एक बात नहीं उठाएंगे। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर जो सारा मामला वहां पे कम्युनिज्म का होता है उस पर 1% उठाएंगे। जिस प्रकार से आज कर्नाटका के अंदर एक रीजनलिज्म को, एक नेशनल पार्टी रीजनलिज्म को हवा दे रही है, वहां पर रीजनलिज्म को आगे बढ़ावा दे रही है, उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे, उस विषय की बात भी उठानी चाहिए। हम कह रहे हैं ये मुद्दे उठें, उससे पहले जो मुद्दे जरूरी हैं, हाँ देश की सुरक्षा का मामला है, उस विषय पे बात करें, वो बताएं कि हाँ कि राहुल गांधी क्यों मिलने गए थे, कैसे मिलने गए थे, अपने साथ अपने परिवार के किन जनों को लेके थे, उनको क्यों ले गए थे, जानकारी दें। परंतु जो विषय हैं उन पे इश्यू पे आ नहीं रहे। मैंने कहा आज करप्शन बड़ा विषय है देश के आगे। आज जो करप्शन पे जो ब्राइब गिवर है उसके ऊपर कानून लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए आप मेरे को। ये बड़ा विषय है नहीं है देश के आगे, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। मैं देखिए इस पर भी हम आएंगे, इस पर भी आएंगे सिंह साहब। देखिए आपको लगता है ब्राइबरी एक इशू है, कांग्रेस को लगता है कि जो मॉब लिंचिंग है वो ज्यादा बड़ा इशू है। हर पार्टी के अपने प्रायोरिटीज हैं, हर पार्टी का अपना विजन है और इसलिए हर पार्टी अलग अलग है। तो मुझे लगता है कांग्रेस क्या मुद्दे तय करेगी, उसकी प्रायोरिटी में क्या होगी, ये कम से कम तय करने की इजाजत तो कांग्रेस के पास होनी ही चाहिए। एक ब्रेक लेके फिर से लौटते हैं, फिर सवाल का जवाब लेंगे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस का एक 32 पन्नों का एक पुलिंदा लीक किया गया है। कहा गया है कि इन 32 पन्नों में एक साजिश है कि कैसे संसद का काम ठप किया जाए। इसी पर हम जानना चाह रहे हैं कि सच क्या है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, सवाल मेरा एक बार आपसे यह है कि कोई भी पार्टी, देखिए संसद बार बार कई बार पहले भी ठप होती रही है, पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है, बावजूद इसके कि देश का काफी नुकसान उसमें हुआ। आपसे समझना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी संसद को ठप क्यों करना चाहेगी और क्यों करना चाहती है, क्या फायदा होता है? कई दफा देखिए, हमने राजनीति और राजनीति के जो घटनाक्रम में देखते देखते कई साल हो गए। जब बोफोर्स का मामला हुआ था और कई सारे अलग करप्शन स्कैंडल हुए थे, कई दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलती थी। उसका नतीजा क्या निकला? तो नतीजा निकला कि पार्लियामेंट को बाध्य होना पड़ा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसी तरीके से कई दफ़ा मुद्दे और भी उठे। बीजेपी भी सबसे अग्रणी थी, कई मुद्दे उठाए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे टेलीकॉम स्कैंडल हो गया। तो कहने मतलब कि इस छोटी छोटी बातें करना कि 2.5 लाख रुपए का रोज़ का खर्चा होता है, ये सब माने नहीं रखती है। मुद्दा यह है कि कभी कभी मामला इतना गंभीर हो जाता है कि सरकार को मनवाने के लिए आग्रह करना पड़ता है इस तरीके से कि प्रोटेस्ट करा जाए। जब वेल में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो उसके अंदर लोगों का आक्रोश उसको व्यक्त करते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो या बॉयकॉट हो या जो भी कुछ हो, उसको पैसे से आकलन करा जाए। ये जब से टीवी चैनल्स आए हैं तब से ये सब बातें को ट्रिविलाइज करते हैं, पर ये सब नहीं है। कई सारे बड़े बड़े मुद्दे राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्ष ने उन सबको उठाया है और देश को उससे फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल संजय जी, और इसीलिए हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि संसद के ठप होने से या काम नहीं चलने से जो हर मिनट का 2.5 लाख का नुकसान होता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान होता है जब बिल अटक जाते हैं और एक समाज, एक वर्ग उससे वंचित रह जाता है उस नए कानून से। वो कहीं ना कहीं शायद ज्यादा बड़ा नुकसान है। आदिल साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि इन 32 पन्नों में ये सब भी सही बात नहीं है। ये बिल बनाने की प्रोसेस, 50 बिल बने हैं, 50 बिलों का कोई भी असर नहीं होता। तमाम बिल बनते हैं और बिगड़ते हैं। फिर संसद का काम, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी जो मांगते हैं, फिर किस आधार पर प्रोडक्टिविटी आंकते हैं हम? फिर किस आधार पर प्रोडक्टिविटी आंकते हैं? काय की प्रोडक्टिव? जब हम कहते हैं कि संसद का ये सत्र इतना प्रोडक्टिव रहा, पार्लियामेंट के काम की, बिल्कुल, फिर काम ही क्या? अगर आप कह रहे हैं कि बिल बनाना भी कोई मतलब नहीं है, फिर ये क्या बात हुई? अगर बिल नहीं बन रहे हैं, कानून अटके हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल बनाने का मतलब नहीं, पर कभी कभी बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं। जैसे जब बोफोर्स का मामला बीजेपी ने उठाया कांग्रेस के खिलाफ, तो सैकड़ों बिल नहीं पास हो पाए होंगे, क्योंकि एक तो प्रोसेस होती है। पर उस समय भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना गंभीर था कि उसको उठाने की आवश्यकता देश को महसूस हुई और उस समय देश की बात को आगे बढ़ा रही थी। जब भी टेलीकॉम का मामला हुआ तो उस समय सब जो पूरा आक्रोश था वो अभिव्यक्त हो रहा था अपने आप में। अगर आप कहें कि बिल ज्यादा महत्वपूर्ण है और टेलीकॉम का जो स्कैंडल हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, तो आप मेरे ख्याल से कहीं और आपकी गलती आप अपने नेताओं से पूछिए। संजय जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमने अभी तक ये नहीं कहा कि कोई स्कैम या कोई मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपने सुना हो, इस पर मैंने सवाल भी किया था आरपी सिंह साहब से कि अगर मॉब लिंचिंग हो रही तो मुद्दा क्यों ना उठे। आप बिल्कुल, शायद कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है यहाँ पे। आदिल साहब, सवाल मेरा आपसे ये है, नहीं कोई सवाल मेरा आदिल साहब आपसे ये है कि कम्युनिकेशन ही मेरा पूरा राजनीतिक तजुर्बा है और मैं काफी समय से पत्रकारिता कर रहा हूं, मेरे में कोई कंफ्यूजन नहीं दिमाग के अंदर। चलिए ठीक है। आदिल साहब, सवाल आपसे ये है कि चुन चुनकर इस डॉजियर में या इस पुलिंदे में 32 पन्नों के 32 पन्नों में जो मुद्दे उठाए हैं, चुन चुनकर नेगेटिव मुद्दे ज्यादा उठाए गए हैं। और जैसे मॉब लिंचिंग एक मुद्दा है, ठीक है, पूरे देश में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है, गुस्सा भी है कि क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है, दुर्भाग्यजनक है। पीएम ने 3 बार इस मुद्दे पर जिक्र भी किया और इस पर काफी डांट भी लगाई उन कथित गौरक्षकों को। मेरा सवाल आपसे यह है, संसद में यह मुद्दा उठाकर आप किस तरह, आपका जब टारगेट दिया गया कि यह एजेंडा हमको उठाना है, तो जो टारगेट था वो क्या था, कि क्या अचीव करना था? एक बार संसद में फिर से अगर पीएम बोल देंगे, उससे क्या अंतर आएगा जो 3 बार पहले बोल चुके हैं उसके अलावा?
सोनी साहब, मेरा निवेदन है कि आप मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर दीजिए और मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करता हूं। जी। अगर आज आरपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी का लॉजिक एक्सेप्ट किया जाए, जब वो सरकार में है, इसका ये मतलब हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जब कांग्रेस सरकार में थी और उन्होंने 10 साल जीएसटी को पास नहीं होने दिया, इसका तो यही मतलब हुआ, अगर आज आरपी सिंह जी की बात स्वीकार किया जाए कि इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अड़चने डाली थी, उस पर हैंड ब्रेक डाली थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोका था, पहली बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस सरकार में थी, आपको याद होगा कि कई सेशंस वॉश आउट हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारी एपेटाइट नहीं है, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये इनके बड़े सीनियर लीडर कहते होते थे, हमारी एपेटाइट नहीं है कि बिल पास करें। इसका ये मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उस टाइम देश के हित के खिलाफ काम कर रही थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डीरेल करने की इनका षड्यंत्र था। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष स्वीकार किया जाए तो इसका ये मतलब था कि पिछले 10 साल इन्होंने ये किया, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आज दुविधा आ रही है भारतीय जनता पार्टी से, ये इसलिए आ रही है कि उनका जो लोकतंत्र की ओर वर्ल्ड व्यू है वो अलग है। आप देखेंगे कल मायावती जी, जो फॉर्मर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, उनका कैसे अपमान किया गया राज्यसभा में, पूरे देश के आगे था। उन्होंने सहारनपुर के राइट्स में जो बहुत ही गंभीर स्थिति थी, उस मुद्दे को उठाने का प्रयत्न किया और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने उनका अपमान किया, हैकल किया। सो दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये एंटी दलित है, ये एंटी यूथ है और एंटी किसान है। कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है, कांग्रेस पार्टी का और बाकी विपक्ष के दलों का भी कर्तव्य है कि जो मुद्दे देश के आगे हैं उन्हें संसद में अच्छी तरीके से इफेक्टिवली हम उठाएं। आज देश के आगे मुद्दे क्या हैं? ये जो गौ के नाम पे किलिंग्स हैं, जो ये मॉब किलिंग्स हैं, ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी। सोनी साहब, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का ये जो षड्यंत्र है, इसे हम अभी के अभी एक्सपोज करते हैं। पहले बोल चुके हैं, वही बात रिपीट करके फायदा क्या होगा? मेरा सवाल आपसे यह, आप मेरे सवाल को साइड करके अगर अपनी बात रखेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? इससे आप अचीव क्या करना चाहते हैं? सवाल मेरा ये था। बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये था कि मैं मानता हूं कि मॉब लिंचिंग, गौ रक्षा, ये सारे बड़े अहम मुद्दे हैं, इस पर जरूर बात होनी चाहिए, लेकिन जिस बात पर प्रधानमंत्री की ओर से 3 बार स्टेटमेंट आ चुका है, जब आप संसद में उठाते हैं तो किस तरह के अलग रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट करते हैं? यह सवाल था मेरा। एक बार फिर अगर पीएम स्टेटमेंट ही देंगे तो फायदा क्या होगा? प्रधानमंत्री साहब ने मेरी बात तो सुनिए सोनी साहब, ये पहली बार ही नहीं था कि प्रधानमंत्री साहब ने अभी पीछे ये मॉब वायलेंस के खिलाफ कुछ बोला था। 2016 में भी बोला था। उसके बाद ऐसा नहीं कि जो मॉब वायलेंस की जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं खत्म हो गए। इनफैक्ट अभी जब प्रधानमंत्री साहब ने बोला था, उसके बाद एक नागपुर में भी ये इंसिडेंट हुआ था। बात वो नहीं है। मॉब वायलेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके साथ और भी मुद्दे हैं, जैसे आज हमने किसानों का भी मुद्दा उठाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आज किसान की पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि वो आत्महत्या करने पे कंपेल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, ये कांग्रेस की सरकार ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के आगे कहा है कि हर साल 12,000 हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आप बताइए, हिंदुस्तान जैसा देश जहां 60%, सोनी साहब, ये कोई इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है, 60% हमारे हिंदुस्तान के नागरिक किसानी पे हैं, और जब हमारे 12,000 किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक शर्म का मुद्दा नहीं है? ये इकोनॉमिक ये इससे डीरेल नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी अपना 3D का पॉलिसी फॉलो कर रही है। मैं बताता हूं क्या है इनका 3D का पॉलिसी। एक है कि ये लोगों को डिसीव करते हैं, दूसरा है ये लोगों को डिवाइड करते हैं, और तीसरा है ये हर जो तत्व हैं उनको डिस्टॉर्ट करते हैं। संबित पात्रा जी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, मुझे तो हंसी आती है कि जो सरकार में पार्टी है ऐसे बेबुनियाद, फर्जी और बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट चीजों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे। इसका ये मतलब है कि ये पार्टी बैंकरप्ट हो गई है। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये विपक्ष को किस मुंह से जवाब दे, और ये भागने की कोशिश कर रही है। पर मैं आरपी सिंह जी को बोल दूं, इनका मैं सम्मान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। इन्होंने देश के खिलाफ बहुत गलत चीजें की हैं, नागरिकों के खिलाफ गलत चीजें, इनकी नीतियों ने देश को बहुत तंग किया है, और हम इन्हें जाने नहीं देंगे। इन्हें जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आरपी सिंह साहब जवाब दे रहे हैं आप इस पे? जी मैं बिल्कुल जवाब, मैं तो बड़ी देर से चुप बैठा था, मैं कहा शायद मेरे को भी मौका मिला। धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया।
देश की जनता ने जवाब लगातार दे रही है। वो अपनी वो 2014 के बाद से लगातार हर तीसरे महीने छठे महीने देश की जनता अलग अलग ढंग से जवाब दे रही है। कांग्रेस को पता है जवाब मिल रहा है लगातार। देखिए वापस सुनिए इनका एजेंडा, वापस सुनिए ये क्या कह रहे हैं कि देश को बांटने की कोशिश करें। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब ये सत्ता में थे तो भी वो ये अपीजमेंट कार्ड के थ्रू, ये अपीजमेंट के माध्यम से माइनॉरिटीज को जीतने की कोशिश करते थे, ये माइनॉरिटीज को वो करने की कोशिश करते थे। अब जब ये सत्ता में नहीं है तो ये माइनॉरिटीज में एक विक्टिमहुड की एक भावना ला रहे हैं कि नहीं। आप ये ध्यान करिए, अगर आप लिंचिंग की बात करेंगे 2012 में अकेले 25 लिंचिंग हुई थी, अब किसी ने हल्ला नहीं किया। और ये किसानों के इतने हमदर्द हो गए आज, ये जो किसानों की दुर्दशा है इनकी देन है ये 70 साल की। हम तो उस दुर्दशा को ठीक करने में लगे हुए हैं। हम आज इंश्योर करें कि हर खेत तक पानी जाए, हर फसल इंश्योर हो, हम ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि क्रॉप इंश्योरेंस जिस प्रकार से हम लेकर आ रहे हैं उस ढंग से हो। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि हर खेत तक पानी कैसे जाए उसकी चिंता करें। अगर ये चिंता पहले कर ली होती तो आज किसान की हालत नहीं होती। ये किसान की हालत, ये कोई नया नहीं हुआ कि आज 12,000 किसानों की आत्महत्या कर रहे हैं। इससे पहले भी किसान आत्महत्या कर रहे थे, इनसे ज्यादा बुरी हालत थी। और जहां तक पार्लियामेंट डिस्टर्ब करने की बात करते हैं, मैं माफी चाहता हूं, एजेंडा क्या था? एजेंडा था 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार, जो इनकी सरकार ने लगातार अलग अलग माध्यमों से किया। इनके लोगों ने, इनके मंत्रियों ने किया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कटघरे में खड़ा किया तो इनके मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो इशू क्या है, ये बड़ी बात है। हम आज भी कह रहे हैं, अगर आज कोई इकोनॉमिक एजेंडा है, कोई भ्रष्टाचार का इशू है, आप जरूर डिस्टर्ब करिए, आप जरूर आगे आइए, लेकर आइए। हम तो कह रहे हैं, हमने 7.5 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में रोजगार, स्वरोजगार देने की कोशिश की है। उसको कैसे बेहतर करें, उसमें आपको कोई कमी दिख रही है, उसको कैसे अच्छा करें, उसकी चिंता करें ना, एक खुली चिंता करें। हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं। ठीक है। हमारे साथ अब डॉक्टर वीके अग्निहोत्री साहब भी मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के। सर, आपसे समझना चाहेंगे, अगर आपने वो देखा हो जो डॉजियर पब्लिक में लाया गया है कि ये जो डॉजियर है, बीजेपी उसको कह रही है कांग्रेस की तरफ से कि ये एक एजेंडा था, कैसे संसद को ठप किया जाए। कांग्रेस कह रही है कि ये तो सिर्फ मुद्दों की एक लिस्ट भर है जो उठाना चाहते हैं। सही कौन लगता आपको? ऐसा है, किस संसद के सत्र में क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, इस पर पार्टियां तो खैर अपना बनाती हैं, जो भी उनका स्टैंड लेती हैं। इसके अलावा इस विषय पर जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसमें एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी होती है। उसमें भी चर्चा होती है कि भाई इस सदन में, और हर एक हफ्ते में ये डिस्कशन होता है कि अगले हफ्ते में किस विषय पर चर्चा की जाएगी, क्या की जाएगी। तो किसी लिस्ट का होना, इससे तो कोई, मुझे लगता है कोई ऐसी नई बात नहीं है। इसके अलावा लेकिन अगर उन पर चर्चा होनी है तो ये भी निर्णय लिया जाता है, वो पार्टी अपने अंदरूनी हिसाब से लेती होगी कि कौन सदस्य किस विषय पर किस तरह से सवाल उठाएगा, किस पर वो अपने ओरल क्वेश्चन होंगे, किस पर अनस्टार्ड क्वेश्चंस होंगे, कोई चीज़ें आपके कॉलिंग अटेंशन मोशन से ली जाएंगी, कौन चीज़ें उन पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा, और कब होगा, कैसे होगा, ये सब चलता रहता है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है। तो लेकिन अगर प्रक्रिया के हिसाब से मुद्दे उठाए जाएं तो किसी को कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक संसद की जो कार्यवाही है उसमें जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उसको भी रोकने के लिए तमाम कानून में, उनके रूल बुक्स जो हैं लोकसभा राज्यसभा की, उसमें तमाम रूल हैं। और आपके लोकसभा में करीब 20 हैं और राज्यसभा में करीब 10 हैं कि भाई किस तरह से सांसद लोग कार्यवाही के समय पर, सदन की कार्यवाही के टाइम पर किस तरह से बिहेव करेंगे। तो उनको लिखा गया है कि भाई आप व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे, आप जब कोई और बोल रहा हो तो आप नहीं बोलेंगे, बिना हाउस के चेयर की परमिशन से नहीं बोलेंगे, इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन इस तरह के इसके अलावा अगर कुछ व्यवधान होता है तो उसके अलावा इसके बाद फिर लोकसभा और स्पीकर और चेयरमैन के पास अधिकार है कि अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या किया जा सकता है। तो उसमें एक तो ये होता है विड्रॉल, उसको बोला जाता है कि भाई आप सदन से उठ के चले जाइए, माने कि उस दिन फिर 1 घंटे के लिए या जो भी है उस दिन नहीं होगा। फिर होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में यह है कि एक मोशन लाना पड़ता है किसी को। मोशन माने कि वो तो रूलिंग पार्टी ही मोशन लाएगी कि भाई इन्होंने व्यवधान किया है और इनको
निकालना चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए। तो इस पर हुए हैं लोग, सस्पेंड हुए हैं। और इसके अलावा अगर 1-2-4 लोग व्यवधान उत्पन्न करें तो फिर आसान होता है काम लेना। अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो पूरा हाउस तो आप सस्पेंड, आधा हाउस तो सस्पेंड नहीं कर सकते। तो आप क्या इस कागज को इस तरह से देखेंगे, क्योंकि आप जिस कमेटी की बात कर रहे थे सर, ये उस कमेटी के लिए कागज नहीं था, ये कांग्रेस के अपने अंदर के सर्कुलेशन के लिए कागज था, जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कौन किस तरह के मुद्दे उठाएगा। और वो तो है, लेकिन उसी से तो जो आपने कहा कि अगर एक साथ सारे लोग खड़े हैं तो वही चीज जो है वो कमेटी के सामने, वही बात है ना। तो इसलिए इसके लिए तो बस एक ही सूरत भाई, उनको जब जहाँ तक कि लोकसभा और राज्यसभा है, हमारा जो संसद है वो सेल्फ रेगुलेशन से चलता है, कोई बाहर से कोई अथॉरिटी आकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन कभी कभी जैसा कि मैंने सुना भी, चर्चा भी हो रही थी, कभी कभी ये पार्टी किसी की पॉलिसी होती है कि आज हमको इस दिन, आज के दिन उसका व्यवधान उत्पन्न करके कार्रवाई को नहीं चलने देना, ये भी उनका एक तरीका है करने का। लेकिन इन सब चीज़ों में एक हद तक तो ठीक है, लेकिन वैसे तो कार्रवाई चलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अन्य देशों की सदनों में अगर बहुत ज़्यादा व्यवधान होता है तो फिर पब्लिक भी उसका कुछ करने का इंतज़ाम करती है। कभी कभी वो लोग चढ़ जाते हैं, संसद के भवन के ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई सांसद लोग काम क्यों नहीं कर रहे। तो ये भी है कहीं कहीं। ठीक है सिंह साहब, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी असामान्य चीज नहीं है, बहुत सामान्य इस तरह के एजेंडे तय किए जाते हैं, तो उसके बाद फिर बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोप क्यों? नहीं, हम कब कह रहे हैं सामान्य है, आप एजेंडा तय करिए। आप हम कह रहे हैं डिसरप्शन करिए, डिसरप्शन करिए, पर आपका डिसरप्शन का इशू क्या है? मैं वापस, आप जहां से शुरू किया वापस वहीं पे आ रहा हूं कि देश में एक नए प्रकार का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुसलमान और हिंदू के बीच में बंटवारा किया जा रहा है, और वो नैरेटिव बनाया जा रहा है लिंचिंग के नाम पे। मैं माफी चाहता हूं, ऐसा नहीं है। और ये लिंचिंग में अगर डिवाइड करना चाहूं तो अगर मैं आपको साल भर साल का डाटा दे दूंगा तो कांग्रेस के राज में लिंचिंग ज्यादा हुई है। कांग्रेस के पहले 3 साल में लिंचिंग ज्यादा, हमने कभी लिंचिंग का इशू उठाया? इशू आज, अच्छा फिर ये अयूब पंडित का इशू नहीं उठाएंगे, वहां लेफ्टिनेंट फयाज का इशू नहीं उठाएंगे, वहां उनके साथ जिस प्रकार हुआ, इनकी जो पूरी सोच है कांग्रेस की वो है कि किस प्रकार हम देश को डिसिसिव पॉलिसी, हम बांटने की राजनीति पर हम देश को आगे चलाते रहे ताकि हमारा वोट बैंक पक्का बनता रहे। सिंह साहब, हम किस प्रकार से भाजपा को, एनडीए को बदनाम करते रहे, नहीं सुन लीजिए, और उसके चलते हुए इस हद तक जाएंगे कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, हम पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करेंगे। ये चुभ रहा है कि आप किस एजेंडा पे करना चाहते हैं। आप इकोनॉमिक एजेंडा पे करिए, हम स्वागत करते हैं आपका। हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, हम स्वागत करेंगे इकोनॉमिक एजेंडा पे कुछ लेकर आएंगे, नए सुझाव लेकर आए। अगर इकोनॉमिक एजेंडा पे जीएसटी पे इनका कोई विषय है, उस पर विषय लेकर आए, हम इनका स्वागत करेंगे। डिमोनेटाइजेशन पे अगर विषय लेकर आएंगे और ढंग से लेकर आएंगे, उस पर स्वागत करेंगे, कोई इशू नहीं है। परंतु अगर ये सिर्फ इसलिए कि देश में एक देश को बदनाम करने के लिए एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें इस हद तक जा सकते हैं कि आर्मी के जनरल तक को गाली निकाल सकते हैं ये लोग, ये आर्मी पर प्रेशर डाल सकते हैं सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ये उस हद तक जा सकते हैं कि आतंकवादियों के साथ जाकर गले मिल सकते हैं। ये दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर संजय जी आपसे जानना चाहूंगा, जो कि एक तो बीजेपी कह रही है कि नैरेटिव जानबूझ के बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, ये कितना सही है? और एक बात और समझना चाहूंगा कि इन 32 पन्नों में कोई शायद एक मुद्दा जीएसटी का था कि जीएसटी के बाद किस तरह से लोगों में और कारोबारियों में नाराजगी है, तो इस तरह के मुद्दे उसमें से गायब दिखाई दिए। आपको लगता है कि जानबूझकर इकोनॉमी के मुद्दों पर डायरेक्ट कांग्रेस इस वक्त बीजेपी पर अटैक करने से बच रही है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन पर जितनी भी इन्होंने कोशिश की उसके बाद जो विधानसभा के नतीजे आए वो सबके सामने है, तो क्या ये एक वजह है कि इकोनॉमी के मुद्दों पर डायरेक्ट घेरने से बच रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो लिंचिंग का मुद्दा है ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं। ये दुख की बात है कि उसको कांग्रेस का मुद्दा बना के ये जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं, जो भी धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन विश्वास करते हैं, वो सब इससे काफ़ी उद्विग्न है, परेशान है। वो चाहते हैं कि सरकार, प्रधानमंत्री इस पे कठिन से कठिन कदम उठाएं, और जिससे अगर 3 दफ़ा बोलें तो उसका ज़मीन पर प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि इतने सशक्त, इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं कि उनकी कोई भी बात मेरे ख्याल से अगर वो कहेंगे तो कार्यान्वित होगी। चिंता की बात यह है कि वो कहते हैं 3 दफ़ा कहा है, परंतु अभी तक उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने अगर डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा नहीं उठाया या जीएसटी का उठाया सिर्फ एक नज़रिए से और बाकी नहीं उठाया, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। पर देश के सामने कई सारे सवाल हैं जो कि विपक्ष के, चाहे कांग्रेस हो, जिसकी हालत पिछले
काफ़ी कमज़ोर है। 44 सीटें हैं सिर्फ लोकसभा में, और जो और भी पार्टियां हैं वो भी मेरे ख्याल से इन्हीं मुद्दों के साथ है ना बात के बारे में बात करती हैं। तो ये सब चीज़ें उठाने की उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप कहते हैं कि वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, तो मेरे ख्याल से उनको नैरेटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर एक समाज का हिस्सा है जो कि इस समय विचलित है, जो इस समय परेशान है, घबराहट है उनको कि ना किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, किस तरीके से लोग एक भीड़ इकट्ठी करके लोगों को इकट्ठा करके मार रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक कानून आधारित समाज में होना नहीं चाहिए। ये सब परेशानी की बात है। और हमारा देश अगर ना दुनिया के जितनी भी सुपर पावर या रीजनल पावर बनना चाहता है, उसमें कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर लोगों को गैप नज़र आ रहा है कि जो कथनी और करनी के बीच में, तो ये सब चीज़ें पार्लियामेंट में अगर नहीं उठेंगी तो कहाँ उठेंगी? और अगर ये नैरेटिव नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? ठीक है। और आदिल साहब, आपके इस 32 पन्नों में जो हेडिंग दी गई थी वो थी अटैकिंग पॉइंट। संसद में बहस करना है या युद्ध का मैदान है कि अटैक करने की नीति बन रही है? अटैकिंग पॉइंट क्यों? मैं आपको सोनी साहब याद कराऊंगा 2014 से पहले जब इलेक्शंस थी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जो आज के कानून मंत्री हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले पन्ने पे लिखा हुआ था चार्जशीट लिखा हुआ था। ये अगर अटैक, चार्जशीट, की पॉइंट्स, ये नॉर्मल पार्लेंस होती है। आप किसी से भी पूछेंगे जो डिबेट्स और ऑरेटरी करता है, आप डिबेटर हैं, आपको पता होगा ये टॉकिंग पॉइंट्स होती हैं। पहली बार आरपी सिंह जी गल सुन लो, बाकी नहीं, मैं दोनों इंटरप्ट नहीं किया सी। और दूसरी बात सोनी साहब, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि आप आश्चर्य ना होइएगा कि कल भारतीय जनता पार्टी हमारे पत्रकार भाइयों को और बहनों को भी एक क्वेश्चन लिस्ट भेजे कि देखिए जी, हमें इसी क्वेश्चनों पे, सवालों पे जवाब मांगिएगा, इससे सवाल ना मांगिएगा, अदरवाइज इकोनॉमिक एजेंडा खराब होता है और हमारी देश दुनिया में इमेज खराब होती है। ये सिचुएशन आ जाएगी बहुत जल्दी। आप देख लीजिएगा कि अशोका रोड भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से एक कागज आएगा कि जी आप यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे सवाई क्वेश्चन पूछा तो आप या एंटी नेशनल करार कर दिए जाओगे या आप देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हो। बहुत ही हाइपोथेटिकल है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर नहीं यही होएगा। आप देख लीजिएगा, आज ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष कौन से सवाल उठाएगी। आप देखिए क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कौन से। सिंह साहब देखिए, ये एक मुद्दा तो है ही है कि कांग्रेस क्या मुद्दे उठाएगी, आप बीजेपी थोड़ी ना तय करेगी कांग्रेस क्या मुद्दे उठाएगी। हम बताएंगे क्या आपने कई बार कहा कि ये मुद्दे थे, इस पर बात कीजिए, क्योंकि इनके लिस्ट में तो खाली ऐसा नहीं कि सांप्रदायिक मुद्दे ही थे, भारत चीन की तनातनी भी है और जीका वायरस भी है, मच्छर तक की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दे उठाए गए, और अगर वो सिर्फ सांप्रदायिक भी उठाना चाहते हैं तो उनकी चॉइस है, ये खुद तय करेंगे ना कि इनको मुद्दे क्या उठाने हैं। बीजेपी बार बार क्यों बताए कि क्या मुद्दे उठने चाहिए? सोनी जी, पहले तो मैं इनको निश्चिंत कर दूं कि जब तक न्यूज़ वर्ल्ड चैनल है, जब तक मेरे ख्याल मीडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब न्यूज़ वर्ल्ड चैनल अकेला अपने आप में काफ़ी ऐसा चैनल है जो कि उस प्रकार के मुद्दे उठा सकते हैं जो सरकार को दिक्कत में डाल सकते हैं, और ये न्यूज़ वर्ल्ड का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है और हम उसकी तारीफ भी करते हैं। मुश्किल में डालना तो जो विषय बाकी है, असली विषय है, हाँ सर, हम तो कह रहे हैं आप डालिए, हम तो आपकी तारीफ करें, आप डालिए ना। हम तो कह रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड चैनल तो डालता है मुश्किल। मैं खुद आपके डिबेट में आता हूँ, मुझे बड़ा सोच करना पड़ता है कैसे कैसे आप पूछेंगे प्रश्न, मुझे कैसे कैसे जवाब देने पड़ेंगे। मैं तो खुद मानता हूँ, इस बात को मान्य कर रहा हूँ आपके यहाँ, मैं तो आपके चैनल में मान्य कर रहा हूँ। परंतु जो विषय अगला विषय है वो बड़ा विषय है कि ये आप बड़ा विषय समझिए जी, वो है कि देश को बांटने की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि गौ रक्षा के नाम पर जो हत्या करेगा वो देश का हितैषी नहीं है, वो गौ रक्षक नहीं है। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि इस प्रकार के कुछ ल्यूम्पिन एलिमेंट्स हैं जो राज को कुछ और जीका वायरस देश को बांटने वाली बात है। उनकी चिंता प्रदेश आरपी सिंह जी, जीका वायरस देश को बांटती है। एक मिनट सोनी, किसानी के खिलाफ, किसानी की पीड़ा देश को बांटती है। आदिल साहब सुन लीजिए, आदिल साहब सुन लीजिए, उन्होंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मैं चुप हो गया था। उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, आप भी सुनिए जी। सिंह साहब सुनिए, मैं जीका वायरस पे उठाएं, जरूर उठाएं, बिल्कुल उठाएं मैं, परंतु मेरा जो कंसर्न घूम फिर कर वही है कि देश को बांटे मत,
कृपा कर देश को धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी के सेकने के चलते हुए, अपने राजनीतिक कारणों के कारण से, आप अपने राजनीतिक वोट बैंक के चलते हुए देश को बांटो मत और पार्लियामेंट को उसका शिकार मत होने दो। हम उसको पार्लियामेंट को उसका शिकार नहीं बनने देंगे आपकी राजनीतिक रोटी सेकने के चलते हुए। मुद्दा बड़ा ये है, क्योंकि ये मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं, अखलाक के मामले में तब नहीं बोले ना उतना। ये कोई यूपी में था ना, वो यूपी में जब हुआ तो यूपी की सरकार जिम्मेवार थी नहीं थी उसके लिए, किसकी सरकार जिम्मेवार थी? हमारी सरकार तो नहीं थी। हरियाणा में हुआ, तुरंत अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होकर महाराष्ट्र से जाकर अरेस्ट करके लाया गया। यहाँ पर जो सरकार है वो कर्नाटका में हो, वो महाराष्ट्र में हो, वो हरियाणा में हो, वो तमिलनाडु में हो, वो बंगाल में भी जिस प्रकार से वहां पर माहौल खराब है, उसकी चिंता करना वहां की सरकार का काम है। हाँ, केंद्र सरकार से जो सहयोग चाहिए हम उस सहयोग को देने को तैयार है, परंतु कृपा कर हाथ जोड़कर विनती है, देश को आप बांटिए मत, देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटिए मत। जी सिंह साहब, अग्निहोत्री साहब, अब देखिए बिल्कुल आखिरी 1 मिनट बचा है इस चर्चा का। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर इस देश की जनता ये चाहती है कि लोकतंत्र के मंदिर में हंगामे कम और काम ज्यादा हो, लेकिन यह भी तो जरूरी है, जैसे संजय जी कह रहे थे कि अगर कोई घोटाला है तो मुद्दा तो उठना ही चाहिए। अगर लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पर, ये गाय के नाम पर, तो मुद्दा तो उठना ही चाहिए, लेकिन काम भी तो होने चाहिए। क्या वो परफेक्ट बैलेंस अगर देश एक्सपेक्ट करता है संसद के अंदर, तो क्या ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है? कभी क्या आप ये संभव होता हुआ देखते हैं, कोई ऐसा रास्ता है कि ये जो जरूरी आम लोगों के मुद्दे वो भी उठे, लेकिन संसद से जो बिल पारित होने हैं, जो काम होना है, वो भी बाधित ना हो? बहुत संक्षिप्त में इस विषय में, इस दिशा में एक प्रयत्न राज्यसभा में किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों सदनों की कार्रवाई क्वेश्चन आवर से शुरू होती थी, लोकसभा में अभी भी क्वेश्चन आवर से होती है, लेकिन चूंकि इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो कि एजिटेट कर रहे हैं मेंबर्स को और वो उनको उसी वक्त उठाना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित होती थी। तो राज्यसभा की कमेटी ने डिसाइड किया, उनकी जनरल कमेटी है, कि हम 0 आवर से ही शुरू करेंगे, जिससे जिनको भी जो बोलना है उनको उसी समय बोलने का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन आवर बाद में आएगा और बाकी काम भी जो बिल है वो बाद में आएंगे। लेकिन उसमें भी कुछ कानून तो होना, सब चीजें कानून से ही चलती हैं। तो 0 आवर के लिए भी उन्होंने रखा हुआ है कि भाई तमाम लोगों को मुद्दे उठाने हैं, सिर्फ एक ही आदमी बोलता रहेगा तो कैसे चलेगा। तो 3-3 मिनट का टाइम रखा गया। चलिए 3-3 मिनट उसके बाद वो माइक जो है वो डिस्कनेक्ट बाद कल जो है वो भी हमने इसलिए माफ कीजिएगा सर, अब वक्त की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा सर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे मजबूर हूं आपको बीच में काटना पड़ रहा है, वक्त बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने एलिगेशन लगाया कि ये जो 32 पन्ने हैं ये संसद को ठप करने की साजिश है। कांग्रेस कहती रही कि ये तो उन सवालों की और उन मुद्दों की लिस्ट भर है जो हम संसद में उठाना चाहते हैं और हमको देश के मुद्दे उठाने हैं। सही कौन है ये जानना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि आप मुद्दे तमाम उठाइए, लेकिन संसद को काम करने दीजिए। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात यह है कि जनता चाहती है कि उनके काम आगे बढ़े, जो बिल अटके पड़े हैं वो आगे बढ़े। नमस्कार।